तुम नए नए फॉर्मूले बना सकते हो। कुछ लोग मुझसे 2 दिन पहले बात कर रहे थे, सर सेंटर ऑफ मास की तरह सेंटर ऑफ चार्ज भी बना देते हैं। तो अपन अभी भी आज भी ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई चीज एकदम से डिस्कवर हो जाए या आप इन्वेंट कर दो तो इट इज अ यूरेका मूवमेंट। करंट पास होगा लिक्विड के थ्रू, आयंस बनेंगे Cu2+ और SO4 2-। इन आयंस के थ्रू जब हमारा करंट बहता हुआ जाता है तो लिक्विड से जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज कर। एक्सेस प्रेशर जब लिखते हो तो एक्सेस प्रेशर ऐसे ही लिखते हो P एक्सेस, तो ये अपन ने अंदर अंदर का लिखा। और ये वाला प्रेशर जो है ये किसी ऐसे पॉइंट का प्रेशर है जो Z0 हाइट पर। नए रैपिड रिवीजन सीरीज के लिए आज का जो नया नया चैप्टर है उसका क्या नाम है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर क्या होने वाला है आइए देखते हैं। बहुत ही जोरदार बढ़िया एकदम। फ्लूइड सब लोग जानते हैं बेटा क्या होता है? क्या होता है बेटा फ्लूइड? हर चीज जो बहती है, हर चीज जो इमोशंस, इमोशंस आर नॉट फ्लूइड्स। ध्यान रखें बेटा, हम इमोशंस में बह जाते हैं, इमोशंस नहीं बहते। हम किस में बह जाते हैं? इमोशंस में। तो सबसे पहले जब फ्लूइड की बात आती है तो ये आती है कि फ्लूइड होता क्या है। तो बताओ क्या होता है फ्लूइड तुम्हारी लैंग्वेज में? ठीक है, बहता है तो हो गया। और पानी फ्लूइड होता है, बहुत बढ़िया। और फ्लूइड की कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो फिक्स है? वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो यही है। तो इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा डेंसिटी, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं अगर बोलूं कि 1 किलो रुई का मास ज्यादा होगा या 1 किलो स्टील का, तो किसका होगा? बराबर होगा। मुझे लगा फंसा दूंगा। 1 किलो रुई का मास और 1 किलो स्टील का मास, सर क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, 1 किलो रुई की या 1 किलो स्टील की? ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि जगह कौन कम ले रहा होगा? स्टील। कम वॉल्यूम में बहुत सारा स्टील आ जाता है और 1 किलो रुई बहुत सारी रहती है। ठीक है, इसीलिए गद्दे के अंदर रुई भरी जाती है या स्टील? रुई भरते हैं जिससे आराम मिले। गद्दे में स्टील भरी है तुम्हारे यहाँ? सर मैं लोहे के गद्दे पे सोता हूँ, लोहे के चने चबाता हूँ, इसीलिए ऐसा हो गया हूँ, है ना। दिमाग भी लोहे का हो गया है, कुछ जाता नहीं है, टन करके बाहर आ जाती है चीजें। आप कुछ फेंक के तो देखो, है ना। बहुत बढ़िया बेटा। तो डेंसिटी डिफाइन की, स्पेसिफिक वेट डिफाइन किया और रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन की। स्पेसिफिक वेट होता है बेटा वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब mg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी लिक्विड है आपको गिवन लिक्विड, तो एक कंपैरेटिव क्वांटिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी। हमेशा कंपेयर किससे करना है? पानी से। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा पानी की डेंसिटी से होगा। और जो डेंसिटी हम लोग जानते हैं वो हमेशा कितने डिग्री पर दी जाती है? सब कुछ यहीं क्यों डिफाइंड है? मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। चलो, इसके बाद में बताया बेटा मिक्सचर की डेंसिटी। याद करो इन सब पे क्वेश्चन किए थे हमने। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर आप लोगों को दिया हुआ है बेटा, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास दे दिया है और डेंसिटी दे दी है। इसमें क्या क्या गिवन है? मास एंड डेंसिटी गिवन है अलग अलग लिक्विड्स की। तो अगर मास और डेंसिटी गिवन होगी तो आपको वॉल्यूम डिफाइन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे? अगर डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन रो। सही है। तो ये सारे देखो वॉल्यूम जोड़ दिए, है ना। डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर इन द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम दे दिया डेंसिटी की जगह, मास और यहां पर क्या दिया है? डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो मास लिखना पड़ेगा। मास कैसे लिखते हैं? डेंसिटी इंटू, तो देख ρ1 v1 ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास का रिलेशन नहीं है, पता लगे सेंटर ऑफ डेंसिटी निकाल दी, नहीं, है ना। हाँ हाँ, तुम नए नए फॉर्मूले बना सकते हो। कुछ लोग मुझसे 2 दिन पहले बात कर रहे थे, सर सेंटर ऑफ मास की तरह सेंटर ऑफ चार्ज भी बना देते हैं। तो सेंटर ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता है ना। कई लोग वो ये वाला रॉड वाला क्वेश्चन नहीं था, याद है तुम्हें? और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास से कर रहे थे कि सर रॉड का सेंटर ऑफ चार्ज यहां ले लेते हैं और फिर सर पी पॉइंट पे निकाल देते हैं। हर जगह नहीं चलता है। अभी तो कई लोग सोच रहे हैं अच्छा ऐसे तो सोचा ही नहीं, सही तो है। ऐसा तो नहीं सोच रहे, सोचना भी मत। सर आपने नया तरीका दे दिया सोचने का। प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स का मतलब अगर मान लेते हैं कि बेटा ये सरफेस है, ये अगर आपकी सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैं डायरेक्टली फोर्स ऐसे ही लगा रहा हूं, तो सीधे प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया।
पर अगर मान लो फोर्स इस सरफेस के ऊपर हम लोग थोड़ी स्टाइल से लगा रहे हैं, मान लो ऐसे लगा, तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लोगे ना, या ये वाला लोगे, ये कंपोनेंट लोगे, तो इस कंपोनेंट को हम बोल देंगे एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस, और इसको क्या बोल देंगे एफ का। तो ऐसे में जब प्रेशर डिफाइन करोगे तो करोगे एफ परपेंडिकुलर अपॉन, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स अपॉन ए। ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, कि नीचे जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, रो जी एच हो जाती है। इसके अंदर पी नॉट को कब जोड़ने का है, बोलो। अरे पी नॉट प्लस कब करोगे, जब कंटेनर ऊपर से खुला हो, कंटेनर बंद होगा तो पी नॉट नहीं जुड़ेगा। एच कहां से नापते हैं, नीचे से या ऊपर से, ऊपर से, सरफेस से एच को नीचे की तरफ नापा जाता है, ये सब याद है। इस प्रेशर को हम लोग गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, ये सब बातें बताई गई थी, हालांकि तुम लोग जल्दी भूलते हो पर कोई बात नहीं, है ना। प्रेशर इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड फ्लूइड बात हुई थी। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू बदलेगी, ऊपर जा रही है तो नीचे को जी प्लस है, और अगर नीचे नीचे की तरफ आ रही है तो जी माइनस है, राइट में जा रही है तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सारे फंडे लगते हैं, एक्सेलरेटेड फ्लूइड के बहुत सारे सवाल किए थे, आपको याद होगा। सरफेस ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, याद करो, यहां पर बैठ के फोर्सेज इक्वेट की थी, कौन कौन सी, नीचे को लगा दी थी इस पार्टिकल पे mg, पीछे को लगा दिया था ma नॉट सूडो, इस ma नॉट का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, और ये बैलेंस कर रहा था इसके mg साइन थीटा को। कुछ याद नहीं आ रहा, याद है, तो ma नॉट का ये कंपोनेंट इज इक्वल टू mg, यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी, a नॉट बाय g, वेयर a नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर P1 और P2 1 और 2 पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर है, तो तुम्हें याद होगा कि इन दोनों पॉइंट्स में भी प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, याद है। अगर इधर धक्का मारूंगा तो सारा पानी पीछे की तरफ आएगा ना, तो आगे प्रेशर ज्यादा के पीछे, वो वाला डिफरेंस देखो। P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, रो एल ए नॉट, क्या लिखी है, रो एल ए नॉट। तो ये वाली लेंथ ले लो, इस लेंथ की वैल्यू क्या मान लिया, एल। तो जिस साइड का प्रेशर लेते हैं, जिस साइड के प्रेशर लिखना होता है उसी साइड का एक्सेलरेशन लेते हैं। अगर वर्टिकल जा रहे हो तो एक्सेलरेशन जी ले लेते थे, अब हॉरिजॉन्टल है तो एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, ए नॉट, और लेंथ भी कौन सी ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली। तो इन दोनों पॉइंट्स का जब प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा, बोलो। रो जी एच होता था, अब रो जी की जगह कौन आ गया, ए नॉट, और एच की जगह कौन आ गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर्स P1 माइनस P2। इसमें बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, मैंने एक ऐसा सवाल करवा के इस क्वेश्चन को आपको सिखाया था, और इसको इधर एक्सेलरेट करा दिया था ए नॉट, इस पॉइंट पे प्रेशर पूछा, तो आपने बोला था सर पहले यहां से यहां जाएंगे फिर यहां से यहां जाएंगे, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा आया था ना, भूल गए, याद है। चलो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर, वैसे ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, पर तो भी शायद हमने नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, काम का नहीं है, छोड़ सकते, ठीक है, छोड़ देना। नीट के अंदर दिस इज नॉट ऑफ यूज, राइट। पास्कल्स लॉ याद है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर में कोई चेंज होता है तो वो पूरे लिक्विड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस क्या था, हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, वो गाड़ी वाला जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट तो बताई थी ना, धर्म कांटा वगैरह, है ना, और वो गाड़ी को जो शोरूम पे ले जाते हैं तो ऊंची करके दिखाते हैं, तो वो सब पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। अभी तक किसकी बात चल रही है, लिक्विड एट रेस्ट की, सारी बातें किसकी हैं, लिक्विड एट रेस्ट की। अ लिक्विड exerts equal pressure in all directions. If the pressure in an enclosed fluid is changed at a particular point, the change is transmitted to every point in the fluid and to the walls of the container without being diminished in magnitude. बिना किसी चेंज के ऐसा होता है कि एक तरफा चेंज जो है वो सभी जगह पर इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। ये पास्कल लॉ ने कहा था। प्रेशर के टाइप्स क्या थे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, गॉज प्रेशर था, और एब्सोल्यूट प्रेशर था। ये इन्होंने ऐसे ही इसको बांट दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तुम जानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या बेटा, पी नॉट होती है। पी नॉट की वैल्यू क्या, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या आप लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं,
तुम लोग पास्कल लिखते थे, और इसी को अपन 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, पूरे को 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या लिखते थे, 10 की पावर 5 पास्कल नहीं लिखते थे। तो इसमें 1 मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो बहुत भारी फर्क पड़ जाएगा, पर 1.01 कर दोगे तो फर्क पड़ता है। ऐसे देखने में फर्क नहीं पड़ता, पर पड़ता है रियल में। तो इसीलिए 1 एटमॉस्फेयर इज नियरली 10 की पावर 5 पास्कल इन रियलिटी। इस प्रेशर के अंदर चेंज हो जाता हाइट के साथ। तो हमने एक डिवाइस भी मेजर कर रखा था, हम एक डिवाइस बना रखा था बैरोमीटर। बैरोमीटर में मरकरी डालते थे या पानी? क्यों डालते थे मरकरी? क्योंकि पानी डालेंगे तो हाइट ट्यूब बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने मरकरी डाला। मरकरी में 76 सेंटीमीटर के ऊपर चेंजेस होते थे, है ना। 76 सेंटीमीटर के ऊपर हम लोगों को सारी चीजें पता लग जाती थी, और फिर उसी के अंदर चेंज पड़ना पड़ता था। 76 सेंटीमीटर इज वेरी लेस, करीब इतना मान लो, 1 मीटर से कम है, पौना मीटर। तो पौने मीटर की लेंथ से ही हमारा काम हो जाता है। पानी लेते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर नापने को 10 मीटर की ट्यूब लग रही थी, जो अपन लोग काम में नहीं ले पाते। तो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय, बैरोमीटर को बैरो ने नहीं बनाया था। किसी को लग रहा हो बैरोमीटर का मतलब बैरो ने बनाया होगा इसलिए बैरोमीटर है, बनाया किसने था? टॉरिसेलिस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है बेटा। सी लेवल वाले प्रेशर को अपन लोग क्या बोलते हैं? ये देख, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम ऑन until cross section area at sea level is called atmospheric pressure। तो atmospheric pressure जो है उस सी लेवल के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे तुम लोग कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो तुमने रेलवे स्टेशन के बोर्ड जब आ रहा होता है, तो रेलवे स्टेशन पे येलो कलर के बोर्ड होते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, उस पे है ना कई जगह ऊंचाई फ्रॉम सी लेवल भी लिखा रहता है, अभी नोटिस करना, है ना। वो लिखा रहता है, तो उसी के हिसाब से जगह की को डिफाइन किया जाता है ज्योग्राफिकली। तो सी लेवल बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने को पता नहीं है, पर सी लेवल जो है वो भयंकर रूप से महत्वपूर्ण है, उसका पूरा सिग्निफिकेंस है इन ज्योग्राफी। कभी पढ़ना है इसके बारे में, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो क्या बताऊं, पर कभी बताऊंगा। गॉज प्रेशर की तो बात हो ही गई थी। ये मैनोमीटर है, कौन सा मीटर? मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के अंदर हमने क्या पाया कि एक तरफ गैस भर दी और दूसरी तरफ लिक्विड भर दिया। यहां से जब इस वॉल्व को खोला तो गैस ने इधर लिक्विड को धक्का मारा, तो यहाँ का जो रोजी एच था वो यहाँ के रोजी एच के बराबर। ऐसे ही तो निकाला था। तो हम लोगों ने प्रेशर से इक्वेट कर दिए थे और बोल दिया था कि गैस का प्रेशर जो है वो हम लोग लिक्विड का प्रेशर मेजर करके ही बता दें। याद आ रहा है? एब्सोल्यूट प्रेशर सम ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गॉस प्रेशर इज कॉल्ड। तो ये जो आप लिखते थे ना हर जगह P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रोजी एच, याद है? इस P को एब्सोल्यूट प्रेशर नाम दिया था। प्रेशर विच वी मेजर इन आवर ऑटोमोबाइल टायर्स इज गॉज प्रेशर। जो अपने टायर के अंदर अपन करते हैं ना 32 PSI, तो लिखा रहता है ना कि इतना प्रेशर, इतना ही आप लोगों का टायर के अंदर प्रेशर होना चाहिए। तो PSI लिखा रहता है। जानते हो उस PSI का फुल फॉर्म? बताओ क्या होता है, सोचो। कभी सोचा भी नहीं, टायर में प्रेशर तो भरवाते हो, मतलब हवा भरवाते हो, कोई आइडिया नहीं है? पता करना, सब मेरी तरफ मत देखा कर। बायेंट फोर्स के बारे में चर्चा हुई थी, बायेंसी के बारे में आर्किमिडीज ने चर्चा की थी, और आर्किमिडीज नहाते नहाते भागा था। राजा का मुकुट जो है उस पर टेस्टिंग कर रहा था, असली सोने का है नकली सोने का है। टेस्टिंग करते करते ही जैसे ही उसे आइडिया आया, अरे अरे तो पानी बाहर फैल रहा है, तो खुद भी टब में नहा रहा था, मुकुट को भी नहला रहा था। तो मुकुट लेके जैसा नहा रहा था वैसा का वैसा भाग गया, मुझे मिल गया मुझे मिल गया। उसको थोड़ी दूसरी भाषा में बोल रहा था, यूरेका यूरेका यूरेका। तो अपन अभी भी आज भी ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई चीज एकदम से डिस्कवर हो जाए, आप इन्वेंट कर दो, तो इट इज अ यूरेका मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है वो? यूरेका मूवमेंट है। तो यूरेका मूवमेंट हो जाता है। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, और उसने बताया था कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है वही आपके किसके बराबर होता है? मास ऑफ द लिक्विड, है ना। मतलब वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू व्हाट? बायेंट फोर्स। ठीक है, वेट हो तो गया, मास क्यों बोल रहे हो उसके अंदर, है ना। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की बात की थी, वी रो जी, यही तो है बायेंट फोर्स, एफ बी, वी रो जी। वी कितना होता था? सबमर्ज्ड डेंसिटी किसकी होती थी? लिक्विड की, और जी फॉर ग्रेविटी। तो बाइंड फोर्स हो गई आपकी वी रो जी। सबमर्ज्ड वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? सबमर्ज्ड वॉल्यूम, डेंसिटी लिक्विड की, एंड जी फॉर ग्रेविटी। ये बातें याद है सबको?
तो ध्यान रखना है कि बायंसी लगाता कौन था, लिक्विड, क्योंकि बायंसी लिक्विड लगाता था तो लिक्विड की डेंसिटी होगी, है ना। वॉल्यूम किसका होगा, ब्लॉक का जो डूबा हुआ है, और जो लिक्विड आपका नीचे मौजूद है उसी वाले लिक्विड ने तो सारा का सारा रोल निभाया बायंसी लगाने में। तो आप रियल में हल्का महसूस करते हो या बस हवा हवा में हल्का होता है? रियल में हल्का महसूस करता है, पर हल्के हो नहीं जाते। जो मास है वो तो अपना सेम रहता है, पर हमें इस बायंसी के कारण एक अपवर्ड फोर्स जो है वो महसूस होती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े से हल्के हो गए, है ना। पानी में जाते ही जो हल्का हल्का लगता है उसका कारण बायंसी ही है, ठीक है। आप दूसरे कारणों से हल्के मत हुआ करो पानी। पूल में गंदगी का कारण तुम ही लोग हो, गंदे बच्चे। चलो एपरेंट वेट की बात की तो एपरेंट वेट क्या होता है, वेट माइनस अपथ्रस्ट, वेयर अपथ्रस्ट इज बायंसी, ठीक है। रोटेटरी इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया था कि भाई फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी द मेटा सेंटर मस्ट ऑलवेज बी हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ये लैंग्वेज इन लोगों ने बहुत खतरनाक सी लिख दी है, मेटा सेंटर वगैरह। हमने सेंटर ऑफ बायंसी बताया था और एक सेंटर ऑफ मास बताया था, और उन दोनों का कोलिजन बताया था। कोलिजन से मतलब है एक पॉइंट के ऊपर आने की चर्चा की थी। अगर वो दोनों कोइंसाइड कर रहे होते थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर अगर बायंसी का सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते थे तो इन दैट केस चांसेस क्या होते थे कि बॉडी पलटते। हुआ था ना, मैंने ऐसा एक डायग्राम बना के बताया था आप लोगों को, ऐसे टेढ़ा कर दो तो इसका mg तो इधर लग रहा है और सेंटर ऑफ बायंसी इधर था तो एफ भी इधर लग रही है, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्क दे रहे हैं और इस कारण ये घूम जाएगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका मेटा सेंटर है इट मस्ट ऑलवेज बी हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बेटा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की भी डिफाइन कर सकते हैं और लिक्विड की भी डिफाइन कर सकते हैं। जब रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की डिफाइन की थी तो क्या लिखा था बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब रिलेटिव डेंसिटी किसकी लिख रहे हैं, बॉडी की, तो बॉडी की हो जाती है बेटा डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो कंपैरिजन हमेशा पानी से ही है, चाहे बॉडी का करो चाहे लिक्विड का, पर कंपेयर किसका कर रहे हैं, पानी से ही कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन आ गए कि यूट्यूब दे दिया बेटा, दोनों एंड उसके दिए हुए हैं, तो यूट्यूब वाले सवाल में तुमको याद है ना, यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट का प्रेशर बराबर करते थे, तो ये वही वाला सवाल, दोनों पॉइंट्स के प्रेशर इक्वेट कर रहे हैं। 2017 के अंदर पूछा गया था, आप लोग इस सवाल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए 65 65 130, साथ में 10 और जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला 10 है, ये 10 ये भी 65, जितना इधर से कम उतना इधर से बढ़ेगा, अगर इधर से कुछ कम होगा तो इतना इधर बढ़ जाएगा ना, तो इधर भी 65 इधर भी 65, टोटल कितना हो गया ये 65 65 130 और 10 140। 140 के हिसाब से हमारा आंसर आता है, ये देखो 140 के हिसाब से डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाल रखते। क्वेश्चन करोगे दिख जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल देखो, देखो जल्दी से, कैसे निकाले थे। A1V1 बराबर A2V2, कुछ बायंसी जैसा याद आ रहा है या कंटिन्यूटी जैसा याद आ रहा है, याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 बराबर A2V2। और किसी को फिर बर्नौलीज इक्वेशन भी याद होगी, क्या होता था बर्नौलीज इक्वेशन में, हाँ बोलो बोलो, P0 P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद है ना। एनर्जी कंजर्वेशन, किसकी बात चल रही है, एनर्जी कंजर्वेशन की चर्चा चल रही है ना बेटा। तो टोरिसेली से डायरेक्ट आंसर आएगा √2GH, इसमें और क्या लगा सकते हैं, √2GH। ये किससे निकालते थे हम लोग, A1V1 बराबर A2V2 से, कुछ याद नहीं आ रहा सर, ये रहा। और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। सरफेस टेंशन, क्या ये भी फ्लूइड्स का ही पार्ट होता है, तो आओ सरफेस टेंशन की चर्चा कर लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, वो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की जिससे लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब खिंचा खिंचा सा महसूस करते हैं, क्योंकि ऊपर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेचारे दुखी रह जाते हैं,
ये कैसे रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं, दोनों तरफ अलग अलग टाइप की फोर्सेस लग रही होती, और अंदर वाले क्या रहते हैं, क्योंकि सब तरफ सेम टाइप की फोर्सेस लग रही होती है, तो ये जो दुखी वाले होते हैं ये नीचे जाना चाहते हैं और नीचे वाले इनको नीचे नहीं आने देते हैं, तो इसीलिए टेंशन हो जाती है, और टेंशन को ही क्या नाम दे रखा है, सरफेस टेंशन। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन विच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंड्स टू हैव अ मिनिमम पॉसिबल एरिया, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो एरिया मिनिमाइज करना चाहते हैं, इस कारण सरफेस टेंशन होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं कोहेसिव और एडहेसिव टाइप की। कोहेसिव फोर्सेज की अगर बात करें तो सेम टाइप या अलग अलग टाइप, सेम टाइप, पानी पानी के बीच में, तेल तेल के बीच में, है ना बेटा, हाँ। और एडहेसिव अलग अलग टाइप है ना, जो गम आता है वो कोहेसिव होता है कि एडहेसिव होता है, एडहेसिव होता है। Adhesive forces acting between different types of molecules. Intermolecular forces are different from the gravitational forces as they do not obey the inverse square law. इनमें inverse square law नहीं लगता। Distance up to which these forces act is called molecular range. ठीक है, this distance is nearly 10 की power 9 meter, -9 meter. Within this limit, this increases very rapidly as the distance decreases. ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है अगर डिस्टेंस की वैल्यू को घटाओ तो। मॉलिक्यूलर रेंज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, अलग अलग। ठीक है, इन लाइनों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, इन पर ध्यान देना। स्केलर होता है, टेंजेंशियल टू लिक्विड सरफेस लगता है, हमेशा कोहेसिव फोर्सेस से ही प्रोड्यूस होता है। जितनी ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड राइज टू द सरफेस। फॉर दिस वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट द डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया मतलब नीचे के ऊपर आ गया ना, अरे ऊपर के नीचे गए तो एरिया कम हो गया, पर अगर बढ़ा दिया तो नीचे वाले ही ऊपर आए होंगे, तो ये जो नीचे वाले ऊपर आए उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता, क्योंकि नीचे वाले तो खुश थे। ठीक है, सरफेस टेंशन किस किस पे डिपेंड करता है, कोहेसिव फोर्सेस पे। ये सब मैंने पॉइंट वाइज लिखवा रखा, ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस तो सरफेस टेंशन ज्यादा, ये सब बातें हुई है ना। तो factors which increase the cohesive forces between molecules increases the surface tension, and those which decrease the cohesive forces decrease the surface tension. impurities completely soluble, ये भी लिखवाया था, soluble insoluble impurity, याद है, मिक्स करने पर सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है। जैसे आपने आयनिक सॉल्ट्स मिला दिए, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। अगर इम्प्योरिटी पार्शियली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिटर्जेंट मिलाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मोर देन अल्कोहल प्लस वाटर मिक्सर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन घट जाता है। कंटेमिनेशन या डोपिंग, कई बार इसको भी डोपिंग बोल देते हैं। द डस्ट पार्टिकल और लुब्रिकेटिंग मटेरियल ऑन द लिक्विड सरफेस डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिफिकेशन, surface tension decreases due to electrification because force starts acting due to it in the outward direction normal to the free surface of liquid. इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जैसे अपन कुछ ऐसे प्रोसेस कर देते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर एनोड कैथोड बना के हम लोग चाहते थे कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है कॉपर का, तो ऐसे में करंट पास होगा लिक्विड के थ्रू, आयंस बनेंगे Cu2+ और SO4 -। इन आयंस के थ्रू जब हमारा करंट बहता हुआ जाता है तो लिक्विड से जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज कर। ठीक है ना, बहुत डीप बात है, ऑल्दो अपने से जनरली नहीं पूछा जाता, पर हाँ इलेक्ट्रिफिकेशन से सरफेस टेंशन घटता है, याद रखना। फिर आए डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो होती है जिसको हम लोग F/L बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर लिफ्ट, याद करो, ये अलग अलग पॉइंट्स बना के आपको लिखवाई गई थी। क्या क्या लिखवाई थी इसके अंदर, याद करो, वायर बताया था, पिन बताई थी, ऐसे रख दिया है तो इधर इधर फोर्सेस लगती थी, ऊपर के फोर्स को नीचे की फोर्स से बैलेंस करते थे, और फिर उठाते थे तो पानी चिपका चिपका सा आ जाता था, वही एक्सेस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन ने वायर का फ्रेम लिया तो अंदर का भी और बाहर का भी, डिस्क ली तो एक, रिंग ली तो दो सरफेस, ऐसे लेते थे, वही सारी चीजें लिखी है। स्क्वायर फ्रेम है तो अंदर बाहर दोनों 8, रिंग ले ली तो 2πr, तो देख 4πr। ये भी वायर है तो T/2L, है ना, L लेंथ का वायर है तो T/2L। डिस्क है, हॉलो है, तो एन्युलर डिस्क बनाई थी ना अपन ने ऐसे वाली,
तो इसमें अंदर का रेडियस r1, बाहर का रेडियस अगर r2 हुआ तो एक सरफेस अंदर वाली और एक ये बाहर वाली, तो 2 पाई r1 अंदर वाले का और 2 पाई r2 बाहर वाले का मल्टीप्लाइड बाई t। सर्कुलर डिस्क ले ली तो एक ही सरफेस बाहर बाहर का 2 पाई rt। स्क्वायर प्लेट तो एक सरफेस या दो? अरे प्लेट है, प्लेट में तो एक ही होगा ना बाहर बाहर का, अंदर तो माल मटेरियल भरा हुआ है ना, तो इसीलिए 480। सोप बबल दो, अंदर का और बाहर का। लिक्विड ड्रॉप एक, क्यों? क्योंकि अंदर तो पानी है। एयर बबल एक, क्योंकि एयर बबल पानी में बनेगा, बाहर क्या है सारा पानी और अंदर क्या है हवा, तो एक सरफेस। जितने सरफेस हैं उसके हिसाब से। स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप्स इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स, इसके लिए हमने डेल्टा ए निकाला था, चेंज इन सरफेस एनर्जी। याद है? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है ना? टी डेल्टा ए, ये वही वाला फॉर्मूला है। तो वर्क डन इज चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये लिखा हुआ है 4 पाई r क्यूब टी इनटू 1 बाय r माइनस 1 बाय r। ऑल्दो ये वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम नहीं आते, जो उस समय काम आता है वो क्या काम में आता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल करेंगे। एक रिलेशन किस में आएगा? रेडियस में, छोटी ड्रॉप और बड़ी ड्रॉप में। उस रिलेशन से एरिया लिखेंगे। एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर। इनिशियल लिखेंगे और फाइनल लिखेंगे और डेल्टा ए लिख लेंगे। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है? टी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए। सिंपल तरीका है, कोई इसके लिए फॉर्मूले रटने की जरूरत, तो भी रटना चाहो तो वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, मुझे उसके अंदर कोई दर्द नहीं है। ये फॉर्मूला जनरली आपको काम आ जाता है, पर ये फॉर्मूला भी अपन ने कॉपी में जो लिखा है वही वाला देख, है ना? इन सबके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर ये जो है ये कंसेप्ट सही है, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक्सेस प्रेशर की वैल्यू सब लोग जानते हैं। ड्रॉप की बात करेंगे तो एक सरफेस, बबल की बात करेंगे तो दो। तो बबल के केस में 4t बाय आर और लिक्विड ड्रॉप के केस में 2t बाय आर। एयर बबल 2t बाय आर। कोई बोल दे एयर बबल का नाम ले ले तो उसको भी बता देना भाई 2t बाय आर, है ना? एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी दो तरह का होता था, एक होता था ग्रेटर देन 90, एक होता था लेस देन 90। लेस देन 90 वेटिंग फ्लूइड या नॉन वेटिंग फ्लूइड? वेडिंग नहीं, वेडिंग की याद आ रही है सबको? शादी करवा लो बस। एक तो ये वाला लिक्विड होता था जिसका सरफेस ऐसा है, तो ऐसे सरफेस वाले लिक्विड के लिए ऐसे टेंशन, ऐसे टेंजेंट डालते थे ना, और फिर अंदर से मेजर करते थे, तो थीटा इज लेस देन 90 होता था। ये वेटिंग है। और एक बार ऐसे वाला बनता था मरकरी के केस में, इसमें ये टेंजेंट डलेगी और ये एंगल आएगा, तो इस केस में थीटा इज, तो ये क्या कहलाते थे? नॉन वेटिंग फ्लूइड्स। कुछ याद ही नहीं आ रहा? इन्हीं वाले फ्लूइड से सारी की सारी चर्चा होती थी। तो एंगल एनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एट द लिक्विड सरफेस एंड द टेंजेंट प्लेन एट द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट प्लेन इनसाइड द लिक्विड एंड आउटसाइड, वही लिखा हुआ है, ठीक है? एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। अगर लेस देन 90 है तो कॉनकेव शेप बनेगा, लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 है तो नीचे जाएगा, कॉन्वेक्स बनेगा। 90 है तो प्लेन शेप बनेगा, लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर फॉल्स, एकदम फिक्स रहे, ठीक है? टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा बेटा? सरफेस टेंशन घट जाता है, सरफेस टेंशन घटेगा तो थीटा की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन होती है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थीटा सी डिक्रीजेस। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, soluble impurities increase surface tension, excuse, soluble impurities increase surface tension, so cos theta d decreases and angle of contact increases। क्या बेटा वैसा ही रिलेशन है? पार्शियली soluble डिक्रीज सरफेस टेंशन, तो थीटा घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटे। समझ गए? इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट, तो सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ जाता है तो वाटर प्रूफिंग एजेंट से इट गेट्स कन्वर्टेड एक्यूट टू ऑब्ट्यूज, कन्वर्टेड फ्रॉम। वाटर प्रूफिंग एजेंट की खास बात क्या होती है? पानी चिपकने नहीं देता ना, तो वेटिंग को नॉन वेटिंग बना दिया। बोलो ना, वेटिंग को क्या बना दिया? तो एक्यूट से एंगल कैसा कर देता है? ऑब्ट्यूज कर देता है, ठीक है? कैपिलरी राइज क्या होती है?
किसी भी कैपिलरी के अंदर अगर पानी आप लोग देखेंगे, पानी बह रहा था, उसमें मैंने एक पेन की जो वो रिफिल होती है वो जाके लगा दी, उसमें पानी ऊपर चढ़ गया, वही कैपिलरी है। तो 2t cos थीटा अपॉन r rho g, t is the surface tension, theta is the angle, r rho g में r is the radius of the capillary, rho is the density of liquid, g is the acceleration due to gravity। ठीक है, तो 2t cos थीटा अपॉन r rho g आता है। इसी से अपन लोग जूरिन्स लॉ डिफाइन करते हैं कि h is inversely proportional to r। h मतलब कितनी हाइट ऊपर जाओगे तो रेडियस पतला करते रहोगे तो हाइट ज्यादा आती रहेगी, यही तो पढ़ा था, सिंपल सी बात है ना, जूरिन्स लॉ। जेगर्स मेथड होता है ये आपके काम का नहीं है। हाइट h इज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, नीचे से हाइट नापनी जो भी मेनिस्कस है। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम लिक्विड्स अबव दिस लाइन आल्सो, अगर करेक्शन अप्लाई करें तो फिर से ये काम करें। आप लोगों के काम का फॉर्मूला नहीं है, ऑल्दो इसको डिराइव करवाया जाता है जेई एडवांस वाले बच्चों, अपने काम का नहीं है। जेगर्स मेथड भी अपने काम का नहीं है, ये तो जेई एडवांस में भी नहीं, ये हम लोग करवाते हैं पर किसमें, अभी अपने काम का नहीं है। ठीक है, जब टू सोप बबल्स कांटेक्ट में होंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉमन सरफेस का क्या बनेगा, याद है ना, r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2, ये मानते हुए चल रहे हैं कि r1 इज ग्रेटर देन, जब दो सोप बबल कंबाइन हो रहे हैं न्यू सोप बबल में, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, नया रेडियस। इसके अंदर दो सोप बबल कंबाइन होके एक नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक छोटा था एक बड़ा था, ऐसे मिले, तो ऐसे मिले तो इनका ये ऐसा शेप बन गया है ना, यही तो सीखा था, ऐसा शेप बनेगा या थोड़ा ऐसा बनेगा, बाहर की तरफ रहता है ना, छोटे से बाहर की तरफ, वैसा वाला शेप। और दो सोप बबल जब नया बबल बनाता है तो याद करो मैंने P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से डिराइव करवाता है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू प्लेट्स, प्लेट्स मतलब कई बार पानी में ऐसे दो प्लेट्स को लगा दिया गया, उनके बीच में पतली सी पानी की लेयर आ गई, पतली सी पानी की लेयर, तो उनको अलग करने में बहुत दिक्कत आती। कभी नोटिस किया होगा तुम कि अगर पेपर रखा है और पेपर के नीचे पानी आ गया था, पेपर तो चिपक ही जाता है, पर अगर तुम्हारी कोई किताब रखी है और उस पे प्लास्टिक का कवर था मान लो, और उस किताब को तुमने किस पे रख दिया, टेबल पे, टेबल पे पानी था, तो उठाते हैं तो एक बार में नहीं उठती, तो उसी तरह से ये वाली कंडीशन होती है। दो प्लेट्स अगर आप लोग ले लो आपस में और उनको आपस में अड़ा दो, बीच में पतली सी लेयर पानी की आ जाए, तो ये वो फोर्स होती है जिससे उनको सेपरेट करो। ठीक है, 280/d क्वेश्चन आ गया, देखो, सोप बबल हैविंग रेडियस 1 मिलीमीटर is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into this, pressure inside the bubble equals z naught below the free surface of water in a container, taking this density of water, the value of z naught is, बोलो कैसे करोगे। प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट z naught, z naught के बराबर दिया हुआ है, तो ये सबको पता है ना, एक्सेस प्रेशर बबल का, बोलो। तो किसी पॉइंट z naught मतलब देख, किसी हाइट की अगर बात करें, अपने पास जो प्रेशर दिया हुआ है ना बेटा अंदर का, तो वो क्या हो गया, P नॉट प्लस 40/R। एक्सेस प्रेशर जब लिखते हो तो एक्सेस प्रेशर ऐसे ही लिखते हो, P एक्सेस, तो ये अपन ने अंदर अंदर का लिखी। और ये वाला प्रेशर जो है, ये किसी ऐसे पॉइंट का प्रेशर है जो Z नॉट हाइट पर था, मतलब Z नॉट डेप्थ पर था। तो यहां अगर P नॉट था तो यहां क्या होगा, ये हाइट कितनी है, Z नॉट, तो ये कितना होगा, रो जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी Z नॉट के बराबर हो जाएगा ना। यहां से Z नॉट निकाल लो, ये लिखिए इक्वेशन। ठीक है, लैंग्वेज में देखो क्या लिखा हुआ है, तुम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर, मतलब जो बबल के अंदर के किसी पॉइंट का प्रेशर है, दैट प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट एट अ डेप्थ z नॉट इनसाइड वाटर। पढ़ो वापस पढ़, प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। लैंग्वेज समझो, क्या क्वेश्चन इजी है, पर वो लैंग्वेज नहीं लिखनी आई तो गड़बड़ हो जाएगी, समझे।
तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको क्या करना रहता है, 40/r, और ये किसके बराबर कर दो, रो जी, क्योंकि पी नॉट तो कैंसिल होना ही। बोलो, कैपिलरी राइज r is immersed in water, capillary tube of radius r is immersed in water, water rises in it to a height h, mass of the water in capillary is 5 gram, another capillary tube of 2r is immersed in water, mass of the water that will rise, बताओ, करो करो, सॉल्व करो। सेम 5 ग्राम बोल रहे हैं कुछ लोग, और सुन के आंसर नहीं देना है। 7.5 बोल रहे हैं कुछ लोग, ऑप्शन में ही नहीं है। सर ए और बी दोनों जोड़ के बोल रहा था मैं। दस ग्राम, आओ। सरफेस टेंशन बैलेंस करता है ना बेटा, ऊपर जो सरफेस टेंशन है, जैसे एक चीज को समझ, ये हमारी ट्यूब है बेटा, इसके ऊपर ये पानी भर रहा था इसमें, तो ये हर पॉइंट के ऊपर टेंशन ऊपर लग रहा है ना, ऐसे सरफेस टेंशन वाला, ऐसे गोलाई में। भाई अगर मैं ऐसे एक ग्लास ले लूं, तो ग्लास के हर पॉइंट से टच हो रहा है ना लिक्विड चारों तरफ, तो 2πr इंटू टी, ये फोर्स लग रहा है किसको बैलेंस करने में, पानी को बैलेंस करने में। जैसे तुम्हारी बॉटल है, उस बॉटल के अंदर ये ऐसे गोला बनता है ना बेटा, चारों तरफ पानी बनता है ना, तो उसकी लेंथ कितनी है उस गोले की, 2πr। और सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, F/L। तो फोर्स क्या आती है, T इंटू एल, यस और नो। तो T की वैल्यू अगर T मान ली तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगी ना। तो यही वाली जो T इंटू 2πr लग रही है ना ऊपर, ये इसके मास को बैलेंस करती है जो mg लग रहा है। पहले ये बात समझो, ये बात क्लियर है। तो ये वाला T इंटू 2πr इज बैलेंसिंग व्हाट, mg। यही चीज यहाँ पे लिखी है देख, T cos थीटा इंटू 2πr बराबर mg। अब T cos थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सरफेस ऐसा था ना बेटा, तो ऐसे लगा, समझ रहे हो, ये एंगल थीटा हो गया, तो इधर क्या लगा, T cos थीटा। समझ रहे हो, हर पॉइंट पर क्या लग रहा है ऊपर की तरफ, T cos थीटा। लेंथ कितनी, इज इक्वल टू m। गॉट इट। तो यहां से जो रिलेशन बनता है, क्या उसमें m और r का रिलेशन दिख रहा है, कैसा है, तो रेडियस डबल करोगे तो मास 10 नहीं है। क्लैरिटी है, सरफेस टेंशन के सवाल में आपको डरना नहीं है। इसके बाद कौन आती है बेटा, विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन के बाद लास्ट टॉपिक, चुन्नू सा टॉपिक, विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है बेटा, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर डीवी बाई डी एक्स, याद है। तो इस वाली लॉ में माइनस साइन क्यों लगता है, क्योंकि ये विस्कस फोर्स है, और विस्कस फोर्स होता क्या है असल में, फ्लूइड का फ्रिक्शन। किसके फ्रिक्शन की बात चल रही है बेटा, फ्लूइड के फ्रिक्शन की बात चल रही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोगों को कोई लिक्विड दिया जाता है और उसके अंदर चीनी नमक या कुछ भी मिलाने को बोलते हैं, तो चम्मच हिलाते हैं हम लोग ऐसे, वो जो हम लोग चम्मच हिला के छोड़ देते हैं, तो लिक्विड थोड़ी देर घूम घूम के रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, विस्कोसिटी। सिंपल सी बात ना बेटा, ये विस्कोसिटी के कारण रुक गया। ऐसा यूनिट जो है वो हो गई इसकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाली बात, ध्यान रखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकापॉइज, पॉइज है ऐसा यूनिट या डेकापॉइज, डेकापॉइज, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखनी है। सीजीएस यूनिट इसकी पॉइज होती है, और एक डेकापॉइज के अंदर 10 पॉइज होते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, पॉइजुल्ली अलग होती है, पॉइजुल्ली बोल लो, पॉइज को और क्या बोलते हैं, या बोलते हैं पॉइजुल्ली, डेकापॉइज को पॉइजुल्ली बोलते हैं, याद आया। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स ऑन टेम्परेचर
कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। देयरफॉर विद राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस, लिक्विड फ्री फ्लो करने लगता है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मूविंग लेयर टू अनदर। नाउ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, इस कारण विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, गैसेस की बात अलग है और लिक्विड्स की बात अलग है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड पे क्या इफेक्ट आता है? द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर में चेंज करने से गैसेस की विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर ऑफ फ्लूइड, अब फ्लूइड खुद ही कैसा है? पानी है कि पेट्रोल है कि तेल है कि रूह अफ़ज़ा है, क्या बहा रहे हो तुम्हारे ऊपर, है ना बेटा। पॉइज़ुलियस फॉर्मूला ये होता है, काम का नहीं है, काट दे। विस्कस फोर्स कौन सा लॉ? स्टोक्स लॉ। क्या इट वाज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज? 6 पाई ईटा आर वी, और वी जो है इसके अंदर क्या वो टर्मिनल वेलोसिटी भी हो सकती है? इन सम केसेस हम उसे टर्मिनल मान के चलते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी का रिजल्ट इसी से निकालते हैं। तो हमने बोला अगर टर्मिनल वेलोसिटी का रिजल्ट लिखना है तो ये रहा लो, 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो माइनस रो। ठीक है, रो माइनस सिग्मा, रो माइनस रो नॉट, कैसे भी याद रखें। प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गई? वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वीटी प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, दोनों याद रखना, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ भी बनाया था, पहले वेलोसिटी बढ़ती है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है ना। रेनॉल्ड्स नंबर भी बताया था, रो वी डी अपॉन ईटा। अगर आर ई की वैल्यू लेस देन 1000 हो तो लेमिनार फ्लो, ग्रेटर देन 2000 हो तो टर्बुलेंट फ्लो। और मैंने बोला था कि 1200 1300 भी हो तो भी लेमिनार ही बोलना है, 1400 तक भी लेमिनार बोलना है, 1500 से ऊपर टर्बुलेंट बोल देना। ठीक है ना बेटा? क्या 1500 के ऊपर भी टर्बुलेंट ही बोलना। ऑल्दो वो ऐसा डेटा नहीं देंगे आपको कि कंफ्यूजन रहे, वो या तो 2000 से ऊपर देंगे या 1000 से नीचे देंगे। ठीक है, अगर देंगे तो। दो स्फेरिकल मेटल बॉल वाला क्वेश्चन है, देखो भाई, इक्वल मासेस है, मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटीज रो1 रो2, रेडियाई 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, मेड टू फॉल वर्टिकली इन विस्कस मीडियम whose coefficient of viscosity equals theta density, ratio of terminal velocity। बोलो क्या यूज होगा? रो माइनस रो नॉट वाला यूज हो जाएगा, सीधे यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। ये देखो, ये फॉर्मूला पर उसके लिए याद होना चाहिए। तो इस बार रेडियस पे भी डिपेंडेंसी है तो रेडियस भी लगेगा, तो ये 2/9 जी और ईटा तो कट जाएंगे, क्या बच गया? आर और ये रो माइनस रो। ठीक है, इनका रेशो लेंगे, डायरेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से फ्लूइड्स वाला जो पार्ट है वो आपका समाप्त होता है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।